एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस 6th पेपर इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है भारत का जो राष्ट्रपति है उसकी शक्तियाँ। राष्ट्रपति की शक्तियों में मित्रों हम अपने पिछले वीडियो में राष्ट्रपति की साधारण परिस्थितियों में प्रयुक्त शांतिकालीन शक्तियाँ पढ़ रहे थे और उनमें भी हमने कार्यपालिका संबंधित शक्तियों का अध्ययन किया था। आज हम साधारण परिस्थितियों में प्रयुक्त शांतिकालीन शक्तियों के अंतर्गत विधायी शक्तियों को पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति की विधायिका से संबंधित कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। मित्रों, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है और संसद के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में और राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रपति को भारतीय व्यवस्थापन प्रणाली में अनेक व्यवस्थापन संबंधी कार्य करने होते हैं और ये जो अनेक कार्य करता है उसमें संविधान के अनुच्छेद 58(1) और 2 के अंतर्गत वह संसद को आमंत्रित एवं स्थगित करने और लोकसभा को भंग करने का अधिकार जो है उसका प्रयोग करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संसद का अधिवेशन आमंत्रित करना और उसके अधिवेशन को स्थगित करना, इसके साथ साथ लोकसभा को समय से पूर्व यदि भंग करने की सिफारिश प्रधानमंत्री और उनके मंत्री करते हैं तो फिर ऐसे में राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करने के अधिकार का भी प्रयोग करता है। यदि किसी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो तो उसे दूर करने के लिए वह दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आमंत्रित कर सकता है। मित्रों, मान लो कोई साधारण विधेयक है और साधारण विधेयक एक सदन से पारित हो जाता है, दूसरे सदन से वो पारित नहीं होता और पहले सदन को यदि ये लगता है कि ये विधेयक पारित होना चाहिए, ये विधेयक जो विधि बनना चाहिए, तो फिर ऐसे में राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि वो दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आमंत्रित कर सकता है। ऐसे संयुक्त अधिवेशन में फिर उस पर पूरे विधेयक पे वाद विवाद परिचर्चा वगैरह सब होने के बाद जब मतदान होता है तो ऐसे में क्योंकि दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन है तो ऐसे में जब मतदान होगा तो किसी विधेयक के पक्ष या विपक्ष में जो भी मत आते हैं तो इस तरह से वो पारित हो सकता है। प्रत्येक अधिवेशन के आरंभ में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। जब भी संसद का अधिवेशन प्रारंभ होता है तो मित्रों उस दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति संबोधित करता है, अभिभाषण देता है। और हम सभी जानते हैं मित्रों कि भारतीय संसद के 3 अधिवेशन होते हैं। एक मानसून अधिवेशन जो अभी रिसेंटली, और एक शीतकालीन अधिवेशन जो नवंबर दिसंबर के लगभग, और एक बजट अधिवेशन होता है जो फरवरी मार्च के लगभग। तो ये जो 3 अधिवेशन है, इन तीनों अधिवेशनों के प्रारंभ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति अभिभाषण देता है जिसमें वो सरकार के कामकाज और उपलब्धियों के बारे में जानकारी देता है। वह राज्यसभा एवं लोकसभा के स्थानापन्न अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। मित्रों, क्या होता है कि जब लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं तो लोकसभा अपना अध्यक्ष चुनती है, तो जब तक लोकसभा का अध्यक्ष नहीं चुना जाता है तब तक के लिए स्थानापन्न जो अध्यक्ष होता है, अस्थायी जो अध्यक्ष होता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसी तरह से राज्यसभा के उपसभापति की नियुक्ति भी जब तक उसका चुनाव नहीं हो जाता राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है। ये 12 सदस्य होते हैं जो कला, विज्ञान, साहित्य, सहकारिता, शिक्षा, चिकित्सा, अपने क्षेत्र के कोई विशिष्ट जो व्यक्तित्व होते हैं उनको 12 की संख्या में राष्ट्रपति को मनोनीत करने का अधिकार है। और मित्रों, मैं आपको बता दूं, हो सकता है आपको जानकारी भी हो कि ये जो 12 सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में कभी भाग नहीं लेते हैं। इसीलिए हमारे राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो सदस्य भाग लेते हैं तो उसकी जो भाषा है वो इस प्रकार है: संसद के निर्वाचित सदस्य। संसद के निर्वाचित सदस्य का तात्पर्य है कि ये जिन सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, वो इसमें भाग नहीं लेते हैं क्योंकि ये नॉमिनेट होते हैं, इलेक्ट नहीं होते हैं। वह लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत भी कर सकता है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को प्रतिनिधित्व देने के लिए 2 सदस्यों को वह नियुक्त कर सकता है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि हमारे लोकसभा में जो सदस्यों का जो आप कोटा कह सकते हैं या जो निर्धारण किया है वो इस प्रकार है कि 520 सदस्य राज्य विधानसभाओं से
30 सदस्य केंद्र प्रशासित प्रदेशों से और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय के। फिर आता है मित्रों, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता है, इसलिए प्रत्येक विधेयक पर उसके हस्ताक्षर आवश्यक है। संसद में जब भी विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं, एक सदन से पारित होने के बाद दूसरे सदन में जाते हैं, तो ये जो दूसरे सदन से भी जब पारित हो जाते हैं विधेयक, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाते हैं, और राष्ट्रपति हस्ताक्षर जब तक नहीं करता है वो विधेयक विधि नहीं बनता है। और ऐसे में राष्ट्रपति को ये अधिकार भी है मित्रों कि वो किसी विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है, पुनः लौटा सकता है, कोई संशोधन वो चाहता है तो उसकी सिफारिश कर सकता है, यानी वो सुझाव दे सकता है कि इस विधेयक में ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए, इस तरह से। इसी प्रकार धन विधेयकों पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने से इनकार नहीं कर सकता, किंतु साधारण विधेयकों को पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेज सकता है। मित्रों, यदि वो साधारण विधेयक है तो राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन यदि वो धन विधेयक है तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही होते हैं। यदि संसद उनको बहुमत से दोबारा पास कर दे तो राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने से इनकार नहीं करेगा। मान लीजिए राष्ट्रपति ने किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद के पास लौटा दिया है और संसद ने उस विधेयक को उसी स्वरूप में पुनः उसी प्रक्रिया से दोनों सदनों में बारी बारी से उसे पारित कर दिया है, तो इस बार राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही होंगे, वह इनकार नहीं कर सकता। इस प्रकार राष्ट्रपति को निलंबन का निषेधाधिकार प्राप्त है। निलंबन का यानी वो डिले कर सकता है, यानी किसी विधेयक को मान लीजिए दोनों सदनों ने पारित कर दिया है और राष्ट्रपति ने अपने पास रख लिया है और वो उस पर जवाब नहीं दे रहा है, या जवाब दिया है तो पुनर्विचार का लिख दिया है, तो इस तरह से उसने उसको डिले कर दिया है, तो ये एक तरह का भारतीय राष्ट्रपति को निलंबन का निषेधाधिकार प्राप्त है। मित्रों, ये जो निलंबन का विशेषाधिकार है ये संसदीय प्रणाली में बहुत महत्व रखता है और ये एक संवैधानिक अवरोध है, न कि बुरी नीयत से प्रयुक्त होने वाला अवरोध। ये सोच समझ करके रखा गया मित्रों। क्यों रखा गया है कि संविधान निर्माताओं का ये विचार था कि संसद जैसी व्यस्त संस्था यदि राजनीतिक तत्वों से प्रभावित होकर किसी विधेयक पर राष्ट्रीय हित की दृष्टि से पूर्ण विचार नहीं कर सकी है, तो राष्ट्रपति अपने अनुभव ज्ञान से उपयुक्त सुधार के सुझाव दे सकेंगे। मान लीजिए संसद ने व्यस्तता के कारण किसी विधेयक पर बहुत गंभीरता से गहनता से विचार नहीं किया है, दोनों सदनों ने उसे पारित कर दिया है। ऐसे में राष्ट्रपति को यदि वो नज़र आ जाता है कि इसमें ये नहीं है, ऐसे होना चाहिए, तो वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, जिससे क्या है सुझाव भी वो अपना दे सकता है, जिससे संसद के वो ध्यान में आएगा और हो सकता है संसद उस सुधार को सम्मिलित भी कर ले, उस सुझाव को अपने विधेयक में सम्मिलित भी कर ले। इस प्रकार से हमारा जो राष्ट्रपति है उसके पास विधायिका से संबंधित अन्य जो अधिकार या शक्तियाँ हैं वो इस प्रकार है। भारत के राष्ट्रपति को व्यवस्थापन के क्षेत्र में एक अत्यंत ही व्यापक शक्ति प्राप्त है या प्रदत्त की गई है। वो है संविधान के अनुच्छेद 123(1) के अनुसार जब संसद का अधिवेशन न हो रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश लागू कर सकता है। एक शब्द आया है मित्रों, अध्यादेश। अध्यादेश का तात्पर्य है कि जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा होता है तो राष्ट्रपति अपने आदेश से एक अध्यादेश लागू कर सकता है, अपने हस्ताक्षर से एक अध्यादेश लागू कर सकता है जो संसद के द्वारा बनाए हुए कानून की तरह ही प्रभावशाली एवं शक्तिशाली होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि ऐसा जो अध्यादेश होगा वो संसद के अगले अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक ही लागू समझा जाएगा। इसमें दो बातें हैं मित्रों, दो बातें इस प्रकार है कि ऐसा जो अध्यादेश होगा वो अधिकतम 6 माह तक लागू रह सकता है, और मान लीजिए 6 माह की अवधि अभी पूरी नहीं हुई है, उससे पूर्व ही यदि संसद का अधिवेशन प्रारंभ हो गया है तो संसद के अधिवेशन के प्रारंभ होने के 1.5 महीने यानी 6 सप्ताह तक ही वो लागू रहेगा, उसके बाद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। यदि संसद चाहे तो इस अवधि में इस अध्यादेश पर कानून बना सकती है, अध्यादेश को कानून का स्वरूप दे सकती है, और यदि वो नहीं चाहे तो फिर क्या होगा, अध्यादेश स्वतः ही 6 सप्ताह बाद समाप्त हो जाएगा। ये थी मित्रों विधायिका से संबंधित शक्तियाँ। अब हम बात करेंगे वित्तीय शक्तियों की। साधारण परिस्थितियों में जो प्रयुक्त शांतिकालीन शक्तियाँ हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं, उसमें अब
है वित्तीय शक्तियाँ। मित्रों, राष्ट्रपति के नाम से ही प्रतिवर्ष बजट जो है वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है और उसकी अनुमति के बिना कोई भी वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति ली जाती है। इसी तरह से राष्ट्रपति क्या करता है, प्रतिवर्ष नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट जो है वित्त आयोग की सिफारिशें आदि संसद के समक्ष रखवाता है। हमारे यहाँ एक पद है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कि ऑडिट करता है, लेखा परीक्षण करता है। तो ये जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्रतिवर्ष जो अपनी रिपोर्ट देता है, उस रिपोर्ट को और जो वित्त आयोग होता है उसकी जो सिफारिशें हैं, इनको संसद के समक्ष राष्ट्रपति ही रखवाता है। इसके साथ साथ भारत की जो आकस्मिक निधि है उस पर भी राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है और वो संसद की स्वीकृति के बिना भी इसमें से अचानक पड़ने वाले खर्चों के लिए कुछ धन सरकार को दे सकता है। वैसे तो हम सभी जानते हैं बजट प्रस्तुत किया जाता है, बजट को स्वीकृति मिलने के बाद सरकार को खर्चा करने के लिए रुपए पैसा मिलता है, लेकिन यदि किसी आकस्मिक अचानक पड़ने वाले खर्च के लिए रुपए की ज़रूरत है, धन की ज़रूरत है, तो ऐसे में राष्ट्रपति क्या है, संसद की स्वीकृति के बिना भी इस आकस्मिक निधि में से कुछ धन सरकार को दे सकता है। इसीलिए इसका नाम आकस्मिक निधि रखा गया है। वह संसद से पूरक, अतिरिक्त और अपवादभूत अनुदानों की मांग कर सकता है। मान लीजिए बजट प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे में पूरक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान और अपवादभूत अनुदानों की मांग भी राष्ट्रपति कर सकता है, ताकि संसद इस तरह की जब अनुदान दे देती है तो सरकार को काम चलाना आसान हो जाता है, धन उनको मिल जाता है। राष्ट्रपति कुछ राज्यों को केंद्रीय अनुदान दिलाने के लिए आज्ञप्ति जारी कर सकता है। राष्ट्रपति ये आज्ञा दे सकता है केंद्र सरकार को कि कुछ राज्यों को, विशिष्ट जो भी राज्य है, मतलब जिन जिनका नाम वो बताते हैं, उन राज्यों को केंद्रीय अनुदान दिया जा सकता है। वह करों से होने वाली आय के वितरण का निर्धारण करता है। यानी राष्ट्रपति क्या है, टैक्सेस से होने वाली जो रेवेन्यू है, आय है, राजस्व है, उसके वितरण को निर्धारित करता है कि केंद्र को कितना मिलेगा, राज्यों को कितना मिलेगा, किस राज्यों को कितना मिलेगा। और संघ तथा राज्यों के बीच करों के विभाजन के संबंध में सलाह देने के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति का अधिकार भी राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। यानी जो वित्त आयोग होता है, वित्त आयोग क्या करता है, संघ तथा राज्यों के बीच टैक्स के विभाजन करने की सलाह देता है। तो ये भी राष्ट्रपति ही वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। तो इस प्रकार से ये थी वित्तीय शक्तियाँ। अब हम बात करेंगे न्यायिक शक्तियों की। हमारा जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। मित्रों, ये बहुत बड़ी शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूँ कि इन न्यायालयों के न्यायाधीश बनने के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई है। उन योग्यताओं को जो पूरा करता हो, उन व्यक्तियों में से फिर इनमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। यानी राष्ट्रपति चाहे तो ऐसे ही किसी को नहीं बना सकता है। निर्धारित योग्यता को पूरा करने वाला व्यक्ति ही होना चाहिए, तब जाकर के राष्ट्रपति इस तरह की नियुक्ति करता है। संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार दिया गया है। वो किसी दंड को पूर्ण रूप से क्षमा कर सकता है, स्थगित कर सकता है अथवा दंड में परिवर्तन कर सकता है। देखिए, ये राष्ट्रपति को एक अधिकार दिया गया है, क्षमादान करने का अधिकार। इसमें वो क्या कर सकता है, किसी अपराधी को यदि दंड मिला हुआ है, मान लीजिए उसे मृत्यु दंड मिला हुआ है, तो वो उसको पूरी तरह से माफ़ कर सकता है या उसको स्थगित कर सकता है। मान लो मृत्यु दंड मिला है और उसको फांसी होने वाली है, तो उसकी तारीख को आगे स्थगित कर सकता है और इसके दंड को परिवर्तन कर सकता है। यानी उसको दंड को, मान लीजिए उसको मृत्यु दंड मिला है तो आजीवन कारावास में परिवर्तित कर सकता है। तो इस तरह से वो कर सकता है, ये उसको अधिकार या शक्ति मिली हुई है। इस अधिकार का प्रयोग केवल 3 प्रकार के दंडों पर कर सकते हैं। देखिए, 3 प्रकार के जो दंड है उसमें है, यदि दंड किसी सैनिक न्यायालय द्वारा दिया गया हो, यदि दंड ऐसे मामलों में दिया गया हो जो केंद्रीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हो, और यदि अपराधी को मृत्यु दंड दिया गया हो। यानी मृत्यु दंड से कम जो दंड दिया गया है उसमें वो न तो कम कर सकता है, न स्थगित कर सकता है, न परिवर्तन कर सकता है। तो ये जो क्षमादान का जो अधिकार है, शक्ति है, व्यवहार में राष्ट्रपति इन अधिकारों का प्रयोग
मंत्रिमंडल के परामर्श से ही करता है। अब हम बात करेंगे सैनिक शक्तियों की। तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित होती है, परंतु वह अपनी इस शक्ति का प्रयोग विधि के अनुसार ही कर सकेगा। साथ ही युद्ध और शांति के समय कानून बनाने का अधिकार पूर्ण रूप से संसद को प्राप्त है और बिना संसद की स्वीकृति या बाद में संसद की स्वीकृति लेने के आशा में न तो युद्ध की घोषणा कर सकते हैं, नई सेनाओं को युद्ध में लड़ने के लिए भेज सकता है। देखिए, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है और युद्ध और शांति के समय कानून बनाने का अधिकार तो संसद को ही प्राप्त है और बिना संसद की स्वीकृति या बाद में स्वीकृति मिल जाएगी इस आशा में वो युद्ध की घोषणा कर देता है, तो बाद में स्वीकृति लेनी पड़ती है, या युद्ध बाद में कर रहे हैं तो पहले स्वीकृति ले ली जाती है संसद से। तो इस तरह से संसद इसमें स्वीकृति देती है। फिर एक शक्ति है कूटनीतिक या राजनयिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति क्या करता है? विदेशों में देश का प्रतिनिधित्व करता है। वो राजदूतों, राजनयिक प्रतिनिधियों तथा वाणिज्य दूतों की नियुक्ति करता है। वे विदेशों के राजनयिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार भी करता है। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ, समझौते या बातचीत राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। पर मित्रों, मैं आपको बता दूं, व्यवहार में ये सब तभी लागू होते हैं जब संसद की स्वीकृति मिल जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि विदेशों में जो हमारे दूतावास है वहाँ पर राजदूतों की नियुक्ति करना, राजनयिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करना, वाणिज्य दूतों की नियुक्ति करना राष्ट्रपति की शक्ति है। इसके साथ साथ जो राजनयिक विदेशों के हैं उनके प्रमाण पत्रों को, परिचय पत्रों को राष्ट्रपति स्वीकार करते हैं। यानी जब भी कोई राजनयिक यहाँ आता है तो अपना परिचय पत्र राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करता है। इसी तरह से जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते किए जाते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं और व्यवहार में ये सब तभी लागू होते हैं जब संसद की स्वीकृति मिल जाती है। मित्रों, मैं आपको बता दूं, ये सभी जो भी अधिकार है, देखने में यूँ लगता है राष्ट्रपति को बहुत अधिकार प्राप्त है, लेकिन व्यवहार में कार्यपालिका के जो वास्तविक कार्यपालिका है, ये तो नाम मात्र की कार्यपालिका है राष्ट्रपति, वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री, उसका मंत्रिमंडल जो है वो इन शक्तियों का उपयोग करते हैं। नाम हस्ताक्षर राष्ट्रपति का होता है। एक अंतिम शक्ति आती है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार सार्वजनिक महत्व के किसी भी प्रश्न पर राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से कानूनन परामर्श ले सकते हैं। मित्रों, राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से कानूनन परामर्श ले सकता है, कानूनी परामर्श ले सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सर्वोच्च न्यायालय भी परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है और यह भी राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है कि वो उस परामर्श को स्वीकार करे अथवा नहीं। यानी राष्ट्रपति ने मान लो सलाह मांगी है, कानूनी कोई परामर्श मांगा है सर्वोच्च न्यायालय से, तो पहली बार सर्वोच्च न्यायालय बाध्य नहीं है देने के लिए, चाहे तो दे चाहे तो ना दे। और मान लीजिए उसने दे भी दिया है कोई परामर्श, तो फिर राष्ट्रपति बाध्य नहीं है उसे मानने के लिए। राष्ट्रपति को लगता है नहीं, ये परामर्श नहीं मानना है, तो वो नहीं मान सकते हैं। परामर्श लेने का अधिकार है, लेकिन परामर्श माने ही या वो परामर्श दे ही, इसके लिए दोनों बाध्य नहीं है। तो मित्रों, ये थी भारत के राष्ट्रपति को शांति काल में प्राप्त विस्तृत शक्तियाँ। शांति काल की में ये अपेक्षा की गई है कि वह संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, क्योंकि हमारे देश में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। वस्तुतः उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल करेगा, जो संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।